राधे राधे फ्रेंड्स, पवन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो इंग्लिश की क्लास है वो लाए हैं। तो इंग्लिश की क्लास के लिए आज वापस एरर स्पॉटिंग का हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए 10 क्वेश्चन है एरर स्पॉटिंग के, जिसमें कई रूल्स आपको पता चलेंगे। ये 10 क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन इसमें रूल अच्छे आपको पता चलेंगे और सामान्यतः ये कोऑपरेटिव बैंक के लिए काम आएगी जो इंग्लिश की क्लास है। बाकी एग्जाम्स हैं उसमें भी आप काम ले सकते हो, लेकिन ये सामान्यतः कोऑपरेटिव बैंक को और बाकी एग्जाम्स को, बैंक के एग्जाम को, IBPS के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई क्लास है। तो ये देखिए, दिखने में तो ये थोड़ा टफ लगेंगे, लेकिन इसमें जो इंग्लिश के एरर है बहुत ही माइनर मिस्टेक है। इसमें माइनर एरर बताई गई है, मतलब बहुत छोटी एरर्स होती है वो पूछी जाती है। तो दिखने में तो कैसा ही हो सकता है, लेकिन एरर्स बहुत छोटी पूछी जाती है। तो ये जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो काम की बात क्या है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। मतलब किसी को, व्यक्ति को आपका उसके बाहर से आवरण के आधार पे उसको जज मत कीजिए कि ये ऐसा व्यक्ति होगा। जैसे कोई किसी से नहीं मिलता है, जब तक पता नहीं होता कौन कैसा व्यक्ति है, तो हमें किसी चीज को जज नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा है व्यक्ति या ये वस्तु ऐसी है। जैसे ये अभी इसका ही एग्जाम्पल ले लो, ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना 10 एग्जाम्पल ये लिखे हुए, लेकिन दिखने में तो अभी आपको बहुत टफ लग रहे होंगे क्योंकि इंग्लिश है। लेकिन आप जब इसको करोगे ना, तो इसके अंदर जो एरर स्पॉटिंग की है, एरर है वो बहुत ही माइनर है, मतलब छोटी एरर्स बताई गई है। तो इसका ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम देख के ये नहीं पता लगा सकते कि वो व्यक्ति कैसा है या वस्तु कैसी है। व्यक्ति को उसका स्वभाव जानने के लिए आपको पहले उसको अनुभव करना पड़ेगा। इसी प्रकार हमें पहले किसी चीज का पहले अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि ये व्यक्ति या वस्तु या ये चीज ऐसी है, जब तक हमें पूरा अनुभव नहीं हो जाए। तो आप शुरू करते हैं, एरर की बात है। तो पहला है, पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस वर ऑल्सो पुट इन ड्रॉट अलर्ट with water supplies to businesses, farmers and ordinary residents restricted। मतलब कहने का मतलब नॉर्थन फ्रांस में जो है वो ड्रॉट क्या होता है, जो अकाल की घोषणा की गई, और जो वाटर सप्लाई सेज है, वाटर सप्लाई है किसको, बिजनेसेस को, फार्मर्स को और साधारण जो निवासियों को है वो बंद कर दी गई। वाटर की सप्लाई है वो साधारण निवासियों को बंद कर दी गई। तो ये जो है ये इसमें बताया गया है। अब इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि ये जो लिखा हुआ है पुट इन डॉट, सीधा ही बता देते मिस्टेक ये है, बी पार्ट में मिस्टेक है। इसमें एक पार्ट में मिस्टेक होगी, ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं, वो डायरेक्शंस दिए गए होंगे कि एक पार्ट में मिस्टेक है वो इसका आंसर होगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया होगा, बाद में ABCDE लिखा हुआ होगा, उसमें से एक आपको लगाना है कि कौन सा सही है, सॉरी कौन सा रॉन्ग है। तो इसमें रॉन्ग कौन सा है, ये रॉन्ग है इसमें, पुट इन। तो पुट इन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पुट ऑन होना चाहिए। मतलब नॉर्दर्न फ्रांस में है वो अकाल की घोषणा की गई, मतलब जारी की गई, तो पुट ऑन होता है जारी की गई, तो पुट इन नहीं होता है। पुट इन का मतलब तो कोई लिखना होता है या कुछ अंदर डालना होता है या रखना होता है, ये पुट इन कहलाता है। लेकिन यहाँ पे होगा पुट ऑन, तो पहले में होगा पुट ऑन। दूसरा है, we hypothesize that the trustworthiness of the original source might be an element that contributed to the accuracy of people's judgment about online images। इसकी हिंदी है कि हमने ये अनुमान लगाया है कि जो ओरिजिनल सोर्स होता है वो हो सकता है कि लोगों की जो इमेजेज, ऑनलाइन इमेजेज जजमेंट करने की जो एक्यूरेसी है उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सके। आपको हिंदी आने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको कि एरर्स कैसे हो सकती है। देखिए एरर्स कहाँ पे हो सकती है, या तो वर्ब में होगी। अब हम बता सकते हैं कि ये WV लिखा हुआ है, इसमें कोई एरर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, वी तो वी है। इसके अलावा इसमें हो सकती है, ये वर्ब है तो ये वर्ब बिल्कुल सही लिखी हुई है, सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है। दैट भी लिखा हुआ है, द ट्रस्टवर्दी है, तो एरर कहाँ पे इसमें है। एरर कैसे पता किया जाता है, उस सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब है,
प्रीपोजिशन से ज़्यादातर सामान्यतः इनमें एरर होती है। तो यहाँ पे हमें मिल गई कि ये जो बी पार्ट है ना उसके अंदर एरर है। बी पार्ट में क्या एरर है कि ये जो ट्रस्ट वर्ड से लिखा हुआ है तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, TRUSTWORTHY की जगह आई होगा। तो ये ट्रस्ट वर्ड लिखा हुआ है, ट्रस्ट वर्थीनेस मतलब विश्वसनीयता, उसमें वाई की जगह आई होगा, इसलिए ये रॉन्ग है सेकंड वाला। तो अपने तीसरा है लोकल गोल्ड प्राइजेज हिट ए रिकॉर्ड 35,960 रुपीज पर 10 grams on Tuesday, having jumped more than 10% over the past month, rising in lines with international prices on tensions in the Middle East। तो इसका कहने का मतलब आप तो देखें इतना सेंटेंस इतना बड़ा है, लेकिन इसमें मिस्टेक जो आप पता करोगे वो बहुत ही छोटी सी होगी। तो ये एग्जाम्स में क्या करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। इस एग्जाम्स में नहीं, बैंक के ज़्यादातर एग्जाम्स में ऐसा होता है, कंफ्यूज करने के लिए बड़ी बड़ी लाइनें देते हैं, लेकिन उसमें मिस्टेक जो है वो नॉर्मली मिस्टेक वही होती है, प्रीपोजिशन की है या फिर इडियम्स की है या फिर वर्ब की है या फिर दा की है, और या फिर इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग नहीं लगी हुई है। तो ये सभी मिस्टेक्स होती हैं, नॉर्मल मिस्टेक होती है। तो ये इसका हिंदी मतलब क्या है कि लोकल गोल्ड प्राइज है, मतलब स्थानीय जो गोल्ड के प्राइज है वो है ना मंगलवार को 35,960 पर 10 ग्राम बढ़ गए हैं, और हैविंग जंप्ड मोर देन 10% ओवर द पास्ट मंथ, पिछले जो मंथ है उसकी अपेक्षा 10% जंप करते हुए। हैविंग में हुए होता है ना, जैसे सिटिंग का बोला था आपको, बैठे हुए, हैविंग जंप्ड जंप करते हुए, तो पिछले मंथ की अपेक्षा 10% ज़्यादा जंप करते हुए। राइजिंग इन लाइंस विद इंटरनेशनल, इसका मतलब है मिडल ईस्ट में जो टेंशन है ना, मतलब मिडल ईस्ट में जो तनाव है उसके इंटरनेशनल प्राइस को ध्यान में रखते हुए। इन लाइजिंग विद, राइजिंग मतलब बढ़ना होता है, बढ़े हैं प्राइस। इन लाइन विद का मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग या उसके एग्रीमेंट विद, जैसे हमारी भावनाएं दोनों की मिलती हैं। तो जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है इन लाइन विद का, इन लाइन विद का एग्जांपल यहाँ पे दिया है मैंने, माई थिंकिंग इज इन लाइन विद योर्स, मतलब मेरी जो थिंकिंग है वो आपसे बहुत ही मिलती है। तो माई थिंकिंग इज इन लाइन विद, तो इन लाइन विद का मतलब है उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार। तो इसके अंदर इन लाइन विद क्यों आया को, मतलब इसका मतलब है अंतरराष्ट्रीय प्राइजेज के जो अकॉर्डिंग है वो जो है प्राइज है वो बढ़े हैं, इसलिए इसका इन लाइनिंग विद लिखा हुआ है। अब मिस्टेक क्या है, मिस्टेक है इन लाइन्स विद लिखा हुआ है, इन लाइन विद होता है, लाइन्स नहीं होता, ये एस है ना, ये गलत है। तो इन लाइन विद का मतलब होता है ये एक इडियम है, इडियम है, एक मुहावरा है। इन लाइन विद, इन लाइन विद का मतलब है उसके साथ में समानता रखते हुए, एग्रीमेंट रखते हुए, उसके साथ में विचार मिलते हुए या उसके अकॉर्डिंग। तो ये सभी चीजें होता है इन लाइन विद। तो ये इन लाइंस विद लिखा हुआ है, तो लाइंस नहीं होना चाहिए, इन लाइन विद होगा। तो ये यहाँ पे ये मिस्टेक है। जो फोर्थ है फार्मर्स लाइक बाबूराव, अब बाबूराव वो वाला बाबूराव नहीं है, ये बाबूराव है। बाबूराव Thadas from Wardha district in Maharashtra is praying for normal monsoon rains after their incomes were hit by erratic weather and lower crop prices over the past few years। फार्मर्स मतलब किसान बाबूराव थड़स, ये किसी का नाम है बाबूराव थड़स, जो कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में रहते हैं। उनके जैसे कई किसान प्रेइंग कर रहे हैं नॉर्मल मानसून के लिए, मतलब जो नॉर्मल सामान्य मानसून की प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा मानसून होगा, ज़्यादा पानी होगा तो फसलें खराब भी हो सकती है, इसलिए कह रहे हैं कि नॉर्मल मानसून की रेन के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब क्यों, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों से वो इरेटिक वेदर का मतलब होता है असामान्य मौसम के कारण, और लोअर क्रॉप प्राइजेज, मतलब लोअर क्रॉप प्राइजेज के कारण वो उनके जो है इनकम है वो बहुत ही हिट हुई है। हिट का मतलब है
उनको नुकसान पहुंचा इसमें, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, बाबूराव जैसे किसान जो है वो नॉर्मल मानसून रेन की प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं हो बारिश, नॉर्मल मानसून रेन हो, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो ये हिंदी। अब है यहाँ पे इंग्लिश, इसमें गलतियाँ देखो, फार्मर्स लाइक बाबूराव थडस फ्रॉम वर्धा डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, इज प्रेइंग थोड़ी होगा, इज नहीं होगा, आर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक फार्मर्स है ना लिखा हुआ, फार्मर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो फार्मर्स के आधार पे अकॉर्डिंग इस पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इज है, वो गलत है, आर ही होगी। तो देखिए कितने बड़ा सेंटेंस है, लेकिन मिस्टेक क्या है, इज और आर की। तो ये समझने की बात है, क्योंकि बाबूराव जैसे किसान है वो प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे किसान है, फार्मर्स बहुत सारे होते हैं, तो इज की जगह आर होगा, ये फोर्थ में मिस्टेक है। दिस इज एन egregious example of the worst inequality of the house crisis, but also not an unusual as you may think। मतलब ये बहुत ही जबरदस्त जो है वो रहने की आवास के संबंध में जो है इनइक्वलिटी है, मतलब असमानता है, मतलब रहने का जो दिक्कत होती है कई जनों को, जैसे मतलब मकान नहीं मिलते हैं, घर नहीं मिलते हैं, कोई लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो वो हाउसिंग क्राइसिस कहलाता है। तो जो रहने का जो संकट है इसका वो जबरदस्त एग्जाम्पल है ये चीज, लेकिन इतना नहीं है जितना कि आप, इतना असामान्य नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर आएगा इसमें, इसका आंसर होगा नो एरर। इसके अलावा सिक्स्थ है, लोअर परचेजेज बाय इंडिया, द वर्ल्ड्स सेकंड बिग कंज्यूमर आफ्टर चाइना, could limit a rally in global prices that hit a 6-year high earlier this week। मतलब जो लोअर प्राइजेज इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर जो प्राइस है वो लोअर हो गए हैं, और इंडिया कौन है, इंडिया वो है जो चाइना के बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे कंज्यूमर है इस चीज का। वो इस पिछले 6 सालों से जो ग्लोबल प्राइस है उसको लिमिट कर सकता है, मतलब इंडिया में इतनी शक्ति है कि वो अपने लोअर प्राइस जो किए हैं ना, उसने अपनी चीज़ों में लोअर परचेजेज किया है, मतलब कम परचेज किया है, लोअर प्राइजेज नहीं होगा, सॉरी, लोअर परचेजेज है बाय इंडिया, मतलब उसने कम खरीदा, कम आयात किया है, तो इसके कारण क्या होगा, तो ग्लोबल जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइस है उसको वो बदल भी सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है, लिमिट कर सकता है, मतलब उनको रोक सकता है। क्यों? क्योंकि वो चाइना के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अब आप बताइए कि इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ये इसका आंसर आप खुद दोगे क्या होगा इसमें मिस्टेक कहाँ है। नो एरर इसमें होगा नहीं, लेकिन इसमें एक गलती है, वो आपको बतानी है क्या है। आप कमेंट में आप बताना इसमें क्या, कहाँ पे मिस्टेक है। इसके अलावा द कंपनी वांट्स टू स्टे, 7th है, द कंपनी वांट्स टू स्टे इन द फॉसिल फ्यूल्स बिजनेस। कंपनी जो है वो फॉसिल फ्यूल के बिजनेस में बने रहना चाहती है। फॉसिल फ्यूल का बिजनेस क्या होता है, फॉसिल जीवाश्म का बिजनेस होता है। जैसे कोई मर जाए ना, जैसे ऊँट मर गया तो उसका जीवाश्म है, उससे क्या होता है, फ्यूल बनता है, मतलब उससे खाद और बन जाती है और ईंधन भी बन जाता है। तो फॉसिल मतलब जीवाश्म होते हैं, मरे हुए जानवरों के चीज़ों से ईंधन बनाना, वो बिजनेस होता है फॉसिल फ्यूल का बिजनेस। तो कंपनी इसमें टिके रहना चाहती है, स्टे रहना चाहती है, बट इट नीड्स टू फेंड ऑफ फॉर द रेगुलेशन दैट माइट थ्रेटन दिस बिजनेस। लेकिन उसे जो रेगुलेशन है उससे अपना बचाव करना पड़ेगा, जो कि उसके बिजनेस को चुनौती देती है। मतलब टिके रहने के लिए क्या करना होगा कि रेगुलेशंस है उससे अपने आप को बचाना होगा। तो इसमें क्या मिस्टेक है, ये तो हिंदी हुई, इसमें क्या मिस्टेक है, फेंड फॉर नहीं होता है, फेंड ऑफ का एग्जाम्पल का मतलब बचाव करना, या फेंड फॉर लिखा हुआ है। फेंड ऑफ, फेंड कैसे याद रख, फेंड डिफेंड नहीं होता, डिफेंड का बचाव करना, डिफेंड से फेंड बना हुआ है, तो फेंड ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ, जैसे एग्जाम्पल बताया हुआ है, तो सी यूज्ड ए स्टिक टू फेंड ऑफ द डॉग, मतलब उसने कुत्ते से बचाव के लिए एक स्टिक का यूज किया, उपयोग किया। तो फेंड ऑफ का मतलब है बचाव करना। अब फेंड ऑफ लिखो ना जब भी, उसके बाद में वो चीज आएगी जिससे आप बचाव कर रहे हो। तो यहाँ पे गलती क्या है, फेंड फॉर लिखा हुआ है ना, तो ये फेंड फॉर गलत है, फेंड ऑफ होगा।
इसके अलावा ए सेट ऑफ इमिनेंट स्टैटिस्टिशियंस जम्प्ड द फ्रे विरेमेंटली डिफेंडिंग देयर कलीग्स एंड देयर फाइंडिंग्स। जो एक इमिनेंट मतलब जो विख्यात जो है स्टैटिस्टिशियंस होता है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स होता है सांख्यिकी, और वो सांख्यिकी विद कह सकते हैं, मतलब सांख्यिकी करने वाले जो लोग होते हैं वो इमिनेंट मतलब प्रसिद्ध प्रमुख लोग, इमिनेंट प्रमुख जो सांख्यिकी विद है वो उस बहस के अंदर वो कूद पड़े और अपने कलीग्स का और अपने जो निष्कर्ष है उसका बचाव किया। तो इसका मतलब है, इसमें मिस्टेक क्या है, जो इसमें हिंदी भी लिख दी मैंने, विहीमेंटली का मतलब होता है जोरदार तरीके से उसने अपने कलीग्स का मतलब अपने दोस्तों का बचाव किया। कोई मतलब झगड़ा हो रहा होता है ना, तो जंप्ड इनटू द फ्रे होता है, जंप्ड इनटू द फ्रे मतलब दो जनों का झगड़ा है तो हम कहते हैं यू डोंट जंप्ड इनटू द फ्रे, आप इस झगड़े में मत पड़ो, तो यू शुड नॉट जंप्ड इनटू द फ्रे, आपको इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, तो यू शुड नॉट जंप्ड इनटू द फ्रे। तो इनटू यहाँ पे इनटू होना चाहिए, जंप्ड द फ्रे लिखा हुआ है, यहाँ पे इनटू नहीं लिखा हुआ है इसलिए गलत है। तो जंप्ड के बाद में यहाँ पे इनटू होगा, क्योंकि किसी झगड़े में पड़ते हैं तो बाहर से अंदर के आने की भावना होता है तो इनटू लगता है, तो ये दा नहीं होगा, यहाँ पे इनटू होगा, ये बी में मिस्टेक है। इसके अलावा द इंडेक्स क्या होता है, सूचकांक होता है, जैसे भारत भूखमरी के अंदर इतने नंबर पे है, या भ्रष्टाचार के अंदर इतने नंबर पे है, और खेल कूद के अंदर इतने नंबर पे है, वो कंपेरिजन होता है अलग अलग देशों का या अलग अलग स्टेट का, वो इंडेक्स कहलाती है, सूचकांक। तो इसी प्रकार द इंडेक्स इज ए यूजफुल टूल एज इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एज वेल एज द सक्सेस स्टोरीज एंड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स सक्सेसेस एज वेल एज फेलियर्स। मतलब जो सूचकांक होता है वो एक बहुत ही यूजफुल टूल होता है, यूजफुल साधन होता है, क्योंकि उसके द्वारा हम समस्याओं का पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे के सफलता की कहानियों का पता लगा सकते हैं। और ये एक दूसरे जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, एक दूसरे के सफलताओं और फेलियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सीखने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त मतलब देता है। सूचकांक होता है उससे हमें सीखने को मिलता है कि वो देश इतना भूखमरी में नीचे है तो वो क्या कारण है, उससे हम सावधान होंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। लेकिन गलती क्या है इसमें ये बताने की बात है, तो इसमें 9th में मिस्टेक क्या है, देखिए जो ईच अदर का यूज जो होता है, यहाँ पे ईच अदर लिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है, मतलब डी के अंदर मिस्टेक है, ईच अदर नहीं होगा। ईच अदर जब लिखा जाता है, जैसे मेड फॉर ईच अदर, दो जने होते हैं तो ईच अदर बोला जाता है, बहुत सारे जने होते हैं तो एक दूसरा बोलना हो तो वन अनदर बोलना होता है। तो यहाँ पे ईच अदर की जगह वन अनदर होगा, वन अनदर। तो इसलिए ये ईच अदर गलत है, क्योंकि स्टेट्स मतलब राज्य बहुत सारे होते हैं, दो ही तो राज्य की बात हो नहीं रही है, यहाँ पे बहुत सारे राज्यों की बात हो रही है, तो इसलिए वन अनदर होगा। दो से ज़्यादा हो तो वन अनदर, दो जने हो तो ईच अदर होता है, एक दूसरे शब्द का प्रयोग करने के लिए, इसलिए यहाँ वन अनदर होगा। लास्ट है डिमांड यूजुअल पिक्स अप इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ड्यू टू द वेडिंग सीजन। वेडिंग सीजन के कारण जो डिमांड है वो ईयर के सेकेंड पार्ट में, सेकेंड हाफ में जो है बढ़ जाती है, पिकअप हो जाती है। जैसे फूलों की डिमांड है, फूल की है, या जो भवन होते हैं वो शादियों के लिए, उसके संबंध में मान लो यहाँ पे कोई चीज़ दी हुई नहीं है, तो ये कह रहा है कि डिमांड है ना जो शादी के सीजन में जो है वो ईयर के सेकेंड हाफ में, मतलब आधा साल निकलने के बाद में वो बढ़ जाते हैं, पिकअप हो जाते हैं। पिक्सअप का मतलब है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यूजुअल नहीं होता, यूजुअली हम कहते हैं ना सामान्यतः, तो डिमांड जो है वो सामान्यतः ईयर के सेकेंड हाफ में वेडिंग सीजन के कारण बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यूजुअल नहीं होगा, यूजुअली होगा, जो नॉर्मली हम यूज लेते हैं, यूजुअली मतलब सामान्य रूप से, तो यूजुअली लिखा जाएगा, तो यूजुअल नहीं होगा, तो ए के अंदर ये मिस्टेक है। तो ये बार बार आप देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, तो ये उम्मीद है बार बार अच्छी तरह तैयारी कीजिए, भले ही कम चीज़ें याद करो, कम नियम सीखो दिन में, लेकिन अच्छा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। थैंक यू।